नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद अवध में। मैं अवध आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे भाई मस्त होंगे। देखो, आप लोगों का जो प्यार है ना यार, वो बहुत प्योर है। और आप लोगों ने जो कमेंट करे है ना, वो हम लोग बैठ के यार सब लोग देख रहे थे तो कह रहे थे कि मतलब कि बच्चे देखो मतलब कितने अच्छे कमेंट करते हैं। और एक बात तो सच में है कि यार आप लोग सच में बहुत प्यार करते हो। हमने देखा है, बहुत सारे चैनल देखे हैं, बट मेरे पे कोई निगेटिव कमेंट नहीं है, सारे पॉजिटिव कमेंट है। इससे पता चलता है कि आप लोग सच में पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत शिक्षित घर के हैं और आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसी में मेरे 3K सब्सक्राइबर मतलब कंप्लीट हो गए हैं। मतलब अपने भाई बहन लोग इतने सारे जुड़ चुके हैं और डेली डेली जुड़ रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि मेरे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग, यानी अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग हैं। ठीक है ना, तो मतलब जो बढ़िया लोग हैं ना वही सब्सक्राइब करके जा रहे हैं, बाकी लोग निकल जा रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट जितने अच्छे स्टूडेंट हैं और कमेंट भी आप लोग अच्छा करते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है कि यार और भी पढ़ाई कराई जाए। तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट के लिए वही क्वेश्चन समथिंग 1300 क्वेश्चन है टोटल ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट के मिला के, वो हम कोर्स कंप्लीट कराने के बाद कराएंगे और बहुत जल्दी कंप्लीट करा देंगे। आप लोग परेशान मत हुआ करो यार, ठीक है। मतलब मेरे को खुद चिंता रहती है, थोड़ी समस्या होती है, लगता है सबसे पहले आ जाए। ठीक है, चलो आज थोड़ी बातें बीच में कर लेंगे और अभी स्टार्ट कर देते हैं। चलो, आज चाइल्ड लेबर 1986 पढ़ाएंगे। क्या है, देखो, बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें हम चर्चा करेंगे कि हम बच्चे से श्रम नहीं करा सकते, यानी कि छोटे बच्चे से हम काम नहीं करा सकते, बाल श्रम नहीं करा सकते। ठीक है ना, तो आज हम इसमें करते हैं चर्चा और बढ़िया तरीके से, और आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी की आपको पीडीएफ मिलती रहती है, आप लोग परेशान हो जाते हो यार कि पीडीएफ नहीं मिली, पीडीएफ नहीं मिली। परेशान ना हुआ करो मेरे भाई, है ना। चलो, बात क्या है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको हम बोलते हैं ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बाल श्रम शब्द को ऐसे काम करने के रूप में परिभाषित करता है। कौन करता है? ILO करता है, जिसका नाम क्या है? तो इंटरनेशनल, क्या नाम है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका मतलब क्या है? अब देखो, सुनो, तुम कहानी की तरीके से मेरी बात सुना करो, उससे क्या है ना कि आप लोगों को बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है ना, और अगर आप ज्यादा उसकी खोपड़ी ज्यादा लगाओगे ना, मजा नहीं आएगा, क्योंकि हम ना आपको दोस्त की तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। वो वाला सिस्टम नहीं कि यार मतलब नहीं ये बात है वो बात, बढ़िया तरीके से पढ़ो। तुम लोग देखते ही अरे अपना भाई आ गया, आप पढ़ाई बढ़िया होगी। ठीक है, इस तरीके से पढ़ा करो मजे से। क्या कह रहा है? जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। बाल श्रम क्या है? तो देखो, बाल श्रम का मतलब क्या होता है? चाइल्ड लेबर, बच्चे को लेबर वाला काम करवाना। अब ये क्या है तो उसके बारे में जानो। क्या कह रहा है? जो उनके बचपन, क्या कह रहा है? उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है। ठीक है, अब देखो, बच्चा अगर बाल श्रम अगर बचपन में ही करेगा तो सीधी सी बात है, उनका बचपन छिन जाएगा। जो बच्चे, अब तुम सोचो, तुम छोटे पे रहे हो अपने, ठीक है, आप छोटे हो गए बचपन में तो तुम मस्त रहते होगे ना। तुम्हें कौन सा पला डालना है, 300 रुपए 400 रुपए की मजदूरी करनी है, ऐसा तो नहीं है ना मेरे भाई। ठीक है, आप मस्त रहते होगे, तो आपका बचपन है। अब अगर बाल श्रम यानी बच्चे से श्रम करवाया जाएगा तो उनका बचपन छिन जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, उनकी क्षमता, बच्चों की कैपेसिटी होती है। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना घर में कि यार छोटा बच्चा है, उससे पानी की बाल्टी ना उठवाओ, लंबाई नहीं बढ़ पाएगी उसकी, ज्यादा वजन ना उठवाओ, उतना ही रह जाएगा। तो उनकी क्षमता क्या है? उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है। किससे करता है भैया? और उनकी गरिमा से वंचित करता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। ठीक, चलो एक मिनट रुकना भाई मेरे। चलो, उनकी गरिमा से क्या करता है मेरे भाई? वंचित करता है। ठीक है, चलो अब देखो, अब देख लेते हैं भाई क्या बात है। तो अब सबसे पहले आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। एक मिनट रुक जाना जरा, एक मिनट यार, मिटा लें इसको। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? बच्चों के काम करने के संदर्भ में ILO ने निम्न बातें उद्धृत की हैं। ठीक है ना, बच्चों के काम करने के संबंध में ILO ने कौन कौन सी बातें की हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहला क्या है कि बाल श्रम के मानसिक, क्या कह रहा है? बाल श्रम बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक विकास का हनन करता है। याद रखना, जो बाल श्रम है वह बच्चों को कौन से विकास का? मानसिक विकास का। किसका? मानसिक विकास का, नहीं मेंटल का। ठीक है ना, क्या करता है? मेंटल का और शारीरिक, यानी बच्चे मतलब ज्यादा बढ़ नहीं पाते हैं। समझ में आया ना? अगर बच्चे सोचें कि ज्यादा बढ़ जाएं तो बच्चे ज्यादा बढ़ नहीं पाते। ठीक है, इसका क्या करता है मेरे भाई? हनन करता है। हनन का मतलब समझ रहे ना, कमजोर बनाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या? शारीरिक रूप से कमजोर बनाता है, और सामाजिक या नैतिक विकास का हनन करता है, यानी सामाजिक विकास का। अगर बच्चा छोटा है, उससे आप श्रम करवा रहे, वो समाज में नहीं समझ पा रहा है कहां पे, उसे यही पता है कि लेबर वाला काम करना है, शाम को 300 रुपए मिलेंगे, घर खर्चा चलेगा। ठीक है, तो क्या करता है? बच्चों को क्या करता है? विकास का हनन करता है तथा उनकी क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव करता है। जिस बच्चे की उम्र पढ़ने की, जिस बच्चे की उम्र अच्छा बनने की है, उस उम्र में अगर वो लेबर वाला काम कर रहा है तो सीधी सी बात है
कि उसकी क्षमता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। कैसा पड़ेगा भाई मेरे, निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलो दूसरी बात है, बच्चों को स्कूल जाने के अवसर से वंचित करके उनकी स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप करता है। अब देखो सीधी सी बात है कि अगर बच्चा बाल श्रम करेगा तो आप ये बात समझ रहे हो, बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा, ये बात हकीकत है। ठीक है, क्योंकि भाई आप पूरे दिन लेबर वाला काम करेगा तो क्या वो स्कूल जा पाएगा, तो उसे स्कूल से भी वंचित करता है, यानी पढ़ाई के प्रति वंचित करता है। तो बच्चा मतलब आगे पढ़ नहीं पाएगा, तो उससे आगे मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं हो पाएगी, फिर वो लेबर बन के ही रहेगा। समस्या समझ रहे हो ना आप लोग। ठीक है, चलो उसके बाद अब देखो फिर क्या है, उन्हें समय से स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य करता है, यानी बच्चे अगर समय से स्कूल छोड़ने के लिए भी उनको बाध्य यानी क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो मतलब बाल श्रम एक तरीके से गलत है ना, बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बालक श्रम अगर कराएंगे तो बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, दूसरी बात क्या, आवश्यकता से अधिक समय तक तथा अपनी क्षमता से अधिक काम करने के कारण अनेक बार काम और स्कूल की उपस्थिति के साथ सामंजस्य बिठाने में बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ाई भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो जॉब भी कर रहे हैं, तो सवेरे वो जाएंगे बेचारे, पढ़ के आएंगे स्कूल से, उसके बाद उन्होंने बैग अपना रखा, फिर काम करने चले गए। बहुत से देखे ना गांव में काम करना है, तो उनको क्या है, देखो उनका ना एक विकास नहीं हो पाता सही से, समझ में आया ना। लेकिन उसी में से कुछ बच्चे अच्छे निकल जाते हैं, ये बात भी है। तो क्या कह रहा है कि मतलब वो नहीं कर पाता है, अगर आप देखा जाए ना कि मतलब ये नहीं देख पाता है भाई किस समय में क्या करना है, एक समय का बंटवारा नहीं कर, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है, अब देखो क्या लिखा है, धारा 3 इसमें क्या कहती है, किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। देखो किसी भी व्यवसाय यानी किसी भी बिजनेस में क्या है, किसी भी बिजनेस में और बच्चों के रोजगार पर क्या है, प्रतिबंध है। ठीक है, देखो क्या है इसके बारे में, क्या है कि बच्चे को किसी भी व्यवसाय प्रक्रिया में काम करने की अनुमति नहीं है, यानी जो बच्चा है वो कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकता है। व्यवसाय में प्रक्रिया, अब देखो सीधी बात, कोई बिजनेस है उसमें ज्यादा मतलब इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी उम्र क्या है, पढ़ने की है। ठीक है, ये प्रतिबंधित करता है धारा 3। ठीक है, और क्या है, बच्चा केवल अपने परिवार या कुटुंब की उस व्यवसाय में सहायता कर सकेगा जो गैर खतरनाक होगा, तथा बच्चा अपने स्कूल के समय के बाद छुट्टियों के दौरान काम कर सकता है। अब जैसे कि देखो उनके साथ काम कर सकेगा, जैसे कि माता पिता की छोटी सी परचून की दुकान है, परचून का मतलब आप लोग समझते हो ना, छोटी सी बिस्कुट है, कंपट है, मतलब किराने की दुकान मान लो, तो वहां बच्चा सहयोग कर सकता है अपने माता पिता का। ठीक है, इतना कर सकता है। और क्या कह रहा है, अपने स्कूल के समय के बाद छुट्टियों के दौरान काम कर सकता है। कैसे, कब कर सकता है, वो भी छुट्टियों के दौरान काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चे किसी श्रव्य मनोरंजन उद्योग में एक कलाकार के रूप में काम कर सकते हैं, यानी कि जैसे तुमने छोटे से एक्टर्स देखे होंगे, देखिए ना, उसमें काम कर सकते हैं। जैसे कोई नाटक है अगर, और जैसे कि नुक्कड़ नाटक वगैरह बोले जाते हैं, या कोई छोटी सी अगर कोई मूवी वगैरह में रोल नहीं ले लिया जाता है, तो उसमें बच्चे काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो और क्या है कि जिसमें सर्कस को छोड़कर विज्ञापन, वृत्त चित्र, जिसको डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं, इंटरनेट प्रश्नोत्तरी और रियलिटी शो या टैलेंट शो जैसे टेलीविजन कार्यक्रम या रेडियो कार्यक्रम, धारावाहिक नाटक या अन्य ऐसी मनोरंजन या खेलकूद संबंधी गतिविधियां शामिल हैं, तथा ऐसी स्थितियों में जो सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए हैं उन्हें ध्यान में रखकर बालक का काम कर सकता है, बशर्ते इस खंड के तहत तो कोई भी कार्य बच्चे की स्कूली शिक्षा को प्रभावित ना करे। ठीक है, देखो बात क्या है कि सर्कस को छोड़कर, सर्कस भी एक लेबर वाला काम है, बच्चे से मेहनत ली जाती है, उनमें छोड़कर मतलब सीधा सा आप समझो कि ऐसा काम वो कर सकता है जिससे बच्चे पे नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ठीक है, सीधी सी बात है। अब तुमने ये जान लो ना मेरे भाई कि देखो वो साफ साफ क्या कह रहा है, धारावाहिक नाटक या अन्य ऐसी मनोरंजन या खेलकूद गतिविधियां जिसमें क्या बच्चों को इंटरेस्ट हो, बच्चे का पॉजिटिव प्रभाव पड़े, मतलब बच्चा को सीखे, ऐसे में कर सकता है। ठीक है, और क्या है, और दूसरी बात है कि इससे बच्चों के स्कूल की शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए, कि नहीं लगे हुए हैं और बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। चलो स्पष्टीकरण में देख लेते हैं, स्पष्टीकरण क्या कहता है, इस खंड के प्रयोजनों के लिए निम्न अभिव्यक्तियां क्या क्या हैं। तो देखो, एक बच्चे के संबंध में परिवार का अर्थ है बच्चे के माता पिता, भाई बहन, पिता और बहन और भाई, तथा माँ और बहन और भाई। देखो स्पष्टीकरण में आपको बता देते हैं, समरी के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं आपको कि इसमें क्या है कि जो अगर बात करी जाए ना कि प्रयोजनों के लिए निम्न अभिव्यक्तियां, इसमें क्या है कि बच्चे के संबंध में यानी बच्चे के रिलेशन की बात करिए तो कौन कौन रिलेशन में आएगा, तो उनके माता पिता आएंगे, उनके भाई बहन आएंगे। कौन आएंगे, माता पिता आएंगे, भाई बहन आएंगे। ठीक है, ये लोग उसके क्या है ना थोड़े रिलेशन में आएंगे। ठीक है, इनके संबंध में वो काम कर सकता है, जैसे कि अभी आपको हमने बताया कि वो कहां किराने की दुकान बैठ के काम कर सकता है। ठीक है, वो भी घर में, समझ में है ना, अगर घर की दुकान है तो सहायता कर सकता है। चलो ठीक है, देखो परिवार उद्यम का अर्थ है किसी भी कार्य, पेशे, निर्माण या व्यवसाय से है जो परिवार के सदस्यों द्वारा अन्य व्यक्तियों को काम करने में नियोजित करके किया जाता है। कलाकार का अर्थ क्या है, तो देखो कलाकार का, देखो पारिवारिक उद्यम जो होता है, यानी जो अगर बात करें होम बिजनेस, पारिवारिक मतलब अपना घर का जो बिजनेस है, उसके अंतर्गत क्या होता है, किसी भी कार्य, पेशे, निर्माण या व्यवसाय से जो परिवार के सदस्यों द्वारा अन्य व्यक्तियों को काम करने में नियोजित करके किया जाता है, यानी कि जैसे घर पे किराने की दुकान। ठीक है, ये बात समझ में आती। कलाकार का मतलब क्या होता है कि एक बच्चा जो किसी काम
काम को अपने शौक या पेशे के रूप में करता है। कलाकार का साफ साफ मतलब है कि बच्चा क्या करता है, अपने शौक या पेशे के रूप में काम कर रहा है, कोई उसे जबरदस्ती नहीं कराया जा रहा, उसकी कोई मजबूरी ना हो, ठीक है, काम करता है। और ऐसे किसी भी काम में निम्न रूप में शामिल होता है, जैसे कि अभिनेता बन जाता है बच्चा, ठीक है ना, गायक बन सकता है, मतलब गाना वाना वगैरह गा सकता है, खिलाड़ी बन सकता है, ऐसी अन्य गतिविधियां जिसमें बच्चा स्वयं भाग ले रहा हो तथा सर्कस या आर्थिक लाभ के लिए गली मोहल्ले में आयोजित नाटकों में अभिनय जैसे कामों में बच्चों को नियोजित नहीं किया जाना चाहिए। ये उपधारणा 2 खंड बी में लिखित है, ठीक है, सीधी सी बात है। देखो बात क्या है कि बच्चा जिसमें इंटरेस्टेड हो वह कर सकता है, बट वो नाटक नहीं कर सकता है। जैसे कि तुमने देखोगे गले बच्चे गली वाली वगैरह में तुमने देखे ना, आप लोग अगर सिटी से भी हो गए, गांव से हो गए, तो सर्कस में खेल दिखाने आते, कुछ जादू दिखाने आते, इस चीज में वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। अभिनेता बन सकता है बच्चा, गायक बन सकता है बच्चा, खिलाड़ी बन सकता है, इनमें भाग ले सकता है। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? अगर समझ में आ रहा है ना तो आप लोग कमेंट करके बताते रहा करो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हुआ करे, वैसे भी आपके कमेंट यार बहुत बढ़िया आते हैं आप लोगों के, देखते हैं हम लोग, है ना। चलो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, कुछ खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रिया में किशोरों के रोजगार पर क्या है, प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है कि अनुसूची में निर्धारित किसी भी खतरनाक व्यवसाय प्रक्रिया में किसी भी किशोर को नौकरी पर रखने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कोई भी किशोर को क्या है, नौकरी पे रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बात क्या है, बशर्ते कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा गैर खतरनाक काम की प्रकृति को निर्दिष्ट ना कर दे, जिसके अनुसार एक किशोर को इस अधिनियम के तहत काम करने की अनुमति दी जा सकती है। क्या दी जा सकती है? अब आप ये देखो, सभी व्यवसायों में बच्चों का रोजगार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी प्रतिष्ठान में मजदूर के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बात क्या है कि सभी व्यवसायों में साफ साफ कह रहा है कि क्या कह रहा है, बच्चों को रोजगार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी प्रतिष्ठान में मजदूर के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर बच्चा 14 साल से कम का है तो वह कहीं पर भी मजदूरी नहीं कर सकता, उसकी अनुमति गवर्नमेंट नहीं देती है, ठीक है, ये अधिनियम नहीं देता है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो, किशोरों को रोजगार देना अर्थात निम्नलिखित खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को रोजगार देना एक अपराध है। क्या है मेरे भाई? अपराध है, सीधी सी बात है। खतरनाक प्रक्रिया और उसके व्यवसाय क्या है? इस कानून के अनुसार बच्चा वह है जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है और किशोर वह है जिसकी आयु 14 वर्ष से अधिक है लेकिन 18 वर्ष से कम है। अब बच्चा क्या है? जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, ठीक है। किशोर क्या है? जिसकी आयु 14 वर्ष से ज्यादा है और 18 वर्ष से कम है। वो क्या हो जाता है? किशोर। किसमें आता है? एडोलसेंस एज में आ जाता है। किसमें आ जाता है? एडोलसेंस एज में आ जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। अब बात क्या है, एक बच्चा अपने परिवार द्वारा चलाए जा रहे ऐसे व्यवसायों में काम कर सकता है जो किसी खतरनाक काम की श्रेणी में नहीं आता है। वह स्कूल से वापस आने और छुट्टियों के दौरान काम ऐसे ही कर सकता है। ये अभी आपको हम बता चुके थे, ठीक है। बच्चे के परिवार में शामिल लोग कौन कौन से हैं? तो बच्चे के परिवार में शामिल लोग देखो कौन कौन से। बच्चों के माता पिता हैं, बच्चे के सगे भाई या बहन है, बालक के माता पिता द्वारा विधि पूर्वक गोद लेने के माध्यम से बालक का भाई या बहन है। यानी बच्चों के परिवार में कौन आता है? माता है, पिता है, भाई है, बहन है, या माताजी या पिताजी ने किसी को गोद लिया है तो वो बच्चे के परिवार में आते हैं। बाकी लोगों के यहाँ अगर वो काम करता है तो यह काम अपराध माना जाएगा, सीधी सी बात है। ओके, चलो। बच्चों के माता पिता के सगे भाई या बहन गैर खतरनाक क्षेत्रों में काम करने के संबंध में किशोरों के लिए प्रावधान क्या है कि जैसे गैर खतरनाक में अगर जैसे खतरनाक काम नहीं कर रहे हैं तो गैर खतरनाक के लिए क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। देखो क्या है, एक किशोर से शाम 7 बजे से प्राय 8 बजे के बीच काम नहीं कराया जा सकता। यानी किशोर से जो 14 वर्ष से ज्यादा 18 वर्ष से कम है उसकी हम बात करें तो क्या कह रहा है, शाम 7 बजे से प्रातः, ठीक है ना, शाम 7 बजे से प्रातः 8 बजे के बीच काम नहीं कराया जा सकता। यानी कि शाम के 7 बज गए और अगले दिन सुबह 8 बजे तक आप काम नहीं करा सकते हैं किशोर से। एक किशोर के लिए काम करने के घंटे किशोर से 6 घंटे से अधिक समय तक काम नहीं करवाया जा सकता। यानी जो किशोर है उसको क्या, बच्चा है, उसको 6 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि 12-12 घंटे 13-13 घंटे की आप लोग शिफ्ट करवा रहे हो, ठीक है ना, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ओके भैया मेरे, चलो। इसमें 1 घंटे का अवकाश तथा समय की वह अवधि भी शामिल है जब उससे काम करने के लिए इंतजार करवाया जाता है। यानी इसमें लंच की बात करी हुई, 6 घंटे में 1 घंटे क्या करा जाएगा, आपको लंच दिया जाएगा। ओके मेरे भाई, आ जाओ। अब क्या कह रहा है, किशोर से किसी भी दिन लगातार 3 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है। 3 घंटे के काम के उपरांत या उससे पहले किशोर को न्यूनतम 1 घंटे का समय आराम के लिए देना आवश्यक है। यानी कि किशोर को, यानी बच्चे को क्या है, 3 दिन लगातार 3 घंटे से अधिक काम नहीं लिया सकता है, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, 3 दिन लगातार 3 घंटे से अधिक काम आप नहीं ले सकते हैं। बात क्या है कि 3 घंटे काम के उपरांत या उससे पहले किशोर को न्यूनतम 1 घंटे का आराम के लिए देना आवश्यक है। यानी कंटिन्यू आप 3 घंटे काम नहीं ले सकते हैं, आपको बीच में 1 घंटे का गैप देना पड़ेगा, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट क्या है, काम के पूरा होने पर किशोर से कोई काम ओवर टाइम, जैसा मैंने आपको बताया था ना,
ओवर टाइम, क्या बताया था, ओवर टाइम नहीं कराया जा सकता है। किशोर को सप्ताह में 1 दिन अवकाश दिया जाना अनिवार्य है, यानी आप किशोर से ओवर टाइम नहीं करा सकते, टोटल 6 घंटे ही काम करा सकते हैं, उसमें आपको 1 घंटे के लिए अवकाश देना पड़ेगा, कंटिन्यू आप 3 घंटे नहीं करा सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि उनको हफ्ते में 1 दिन आपको छुट्टी देनी पड़ेगी। ओके भैया, चलो। जिस दिन किशोर पहले ही किसी स्थापन या वर्ग में काम कर चुका है उस दिन किशोर को किसी अन्य स्थान या वर्ग में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसका कोई मतलब अपने में नहीं बनता है। ठीक है, ये पूछा भी नहीं जाएगा। बात क्या कह रहा है, जिस दिन किशोर पहले ही किसी स्थान पत्र, ठीक है ना, या वर्ग में काम कर चुका है उस दिन किशोर को किसी भी अन्य स्थान या वर्ग में नहीं दी जाएगी। ये बात एक डिपार्टमेंट की पड़ जाती है। ठीक है ना, चलो अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। बालक और कुमार श्रम के बारे में प्रतिषेध और अधिनियम जो 1986 है उसमें धाराएं क्या है, अगर आपने ऐसा काम किया, और धाराएं क्या है और उसमें प्रावधान क्या है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं, आ जाओ। धारा 14 ए क्या कह रही है, धारा 14 जो 1 है वह क्या कह रही है, साफ साफ वह कह रही है किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में बच्चे को काम करने के लिए नियुक्त करना या काम करने के लिए अनुमति देना तथा बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 की धारा 3 एवं नियमों का उल्लंघन करना। अगर ऐसा करते हैं तो क्या है, दंड क्या है, 6 माह से 2 साल तक की सजा या 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों। ठीक, क्योंकि अपराध कैसा है, संज्ञेय अपराध है। अब बात क्या है, क्या करें, किसी व्यवसाय प्रक्रिया में बच्चे को काम करने के लिए नियुक्त करना, यानी आप किसी व्यवसाय में अगर बच्चे को काम करने के लिए नियुक्त कर रहे हो तो आपको क्या है, 6 माह से 2 साल तक की सजा या 20,000 से मैक्सिमम 50,000 तक का आपको जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इस अपराध कैसा है, संज्ञेय अपराध है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। धारा 14 क्या कह रही है, धारा 14 का अगर बात करें 1A क्या कह रहा है, 1A की बात कर रहा है तो 1A क्या कह रहा है, सूची में निर्धारित खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोर को काम करने के लिए नियुक्त करना या काम करने के लिए अनुमति देना। ठीक है, देखो बात क्या है, इसमें क्या है, 6 माह से 2 साल तक की सजा है या 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों है। ठीक है, बात क्या है कि जो निर्धारित की गई है उससे ज्यादा अगर काम लेते हैं और अगर उससे ज्यादा गैर खतरनाक, थोड़ा खतरनाक काम कर देते हैं, जैसे कि सूची में निर्धारित खतरनाक व्यवसायों, क्या कह रहा है, खतरनाक व्यवसाय यानी कि डेंजर बिजनेस। ठीक है, और प्रक्रियाओं में किशोर को काम करने के लिए नियुक्त करना या काम करने के लिए अनुमति देना, मतलब सीधी सी बात है, जो अधिनियम रोकता है उससे ज्यादा आप काम लेते हैं तो उसमें क्या है, तो सीधी सी बात है वही 6 माह से 2 साल तक की सजा है और 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों है। ठीक, चलो अब धारा 14B क्या कह रहा है, यदि बच्चे और किशोर के माता पिता या अभिभावकों द्वारा यह अपराध पहली बार किया जाता है, यानी कि बच्चे के माता पिता अगर ये अपराध पहली बार करते हैं, अपराध का मतलब क्या है कि वो बच्चों से दोबारा काम करवाते हैं, यानी पहली बार काम करवाते हैं कि तुम काम करने जाओ, तुम लेबर करके आओ, मतलब लेबर बन जाओ, या मतलब तुम कमाओगे नहीं तो क्या करोगे, ठीक है तुम्हें जाना चाहिए, अगर उनको ऐसा भेजते हैं तो क्या है ना, सीधी सी बात है, तो पहली बार उनको क्या कर दिया जाएगा मेरे भाई, माफ कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, धारा 14 का 2 क्या कह रही है कि ऊपर वर्णित वर्गों में दिया गया अपराध यदि बच्चे और किशोर दोनों के मामले में दोहराया जाता है तो कम से कम 1 वर्ष के लिए कारावास का दंड जिसकी अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। देखो एक बार अगर जैसे माता पिता ने बच्चों को भेजा, ठीक है, कि जाओ बेटा तुम जॉब वगैरह करके आओ, तो चलो अगर पता चल गया तो फिर इस अधिनियम के तहत एक बार उनको माफ कर दिया जाएगा। अगर उन्होंने ऐसा दोबारा किया तो उनको सीधी सी बात है, क्या कह रहा है, कम से कम 1 वर्ष के लिए कारावास जेल रहेगी, 1 वर्ष के लिए दंड दिया जाएगा, और यह क्या है, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, याद रखना। धारा 14 का 2A क्या कह रहा है, यदि माता पिता या अभिभावकों द्वारा यह अपराध फिर से दोहराया जाता है तो जुर्माना जैसे अधिकतम कितना है, 10,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना भी कितना कर दिया जाएगा, दोबारा दोहराने पर 10,000 रुपए जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, चलो धारा 14(3) कह रही है इस अधिनियम के प्रावधानों और नियमों का पालन करने में असफल रहना जिसमें किशोरों के रोजगार के संबंध में नियम का उल्लंघन शामिल है। ठीक है, देखो नियम का उल्लंघन अगर करते हैं तो क्या शामिल है, साधारण कारावास है। क्या है, साधारण कारावास है, जिसे 1 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है, 1 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जिसे 10,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों। ठीक है ना, देखो सीधी सी बात समझो, धारा जो 14 का 3 है वह क्या कह रही है, वह साफ कह रही है इस अधिनियम के प्रावधानों और नियमों का पालन करने में असफल रहना। ठीक है ना, यानी अगर जो प्रावधान दिए गए हैं कि आप बच्चे को 1 बार भेज सकते हैं, ठीक है, तो आपको वही माफ कर दिया जाएगा। दोबारा वाले में क्या है, आपको मतलब क्या सजा दी जाएगी, और 1 साल कर दी जाएगी, यानी 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर इसका पालन नहीं करते, पालन करने में आप असफल रहते हैं, तो सीधी सी बात है आपको साधारण कारावास जिसे 1 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना। ठीक है, लेकिन इसमें जुर्माना भी हो जाएगा, 10,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, चलो, लेकिन यह बात किशोरों के संबंध में भी है। ठीक है, याद रखना क्या लिखा है, जिसमें किशोरों के रोजगार के संबंध में नियम का उल्लंघन भी शामिल है, यानी बच्चा और किशोर 14 वर्ष से कम और 14 वर्ष से ऊपर दोनों में है।
ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं नोटिस की। इसमें नोटिस क्या है, प्रत्येक रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, प्राधिकरण और नियोक्ता द्वारा 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को रोजगार पर न रखने तथा 14 से 18 आयु वर्ग के किशोर को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम न करने की सूचना प्रदर्शित की जाएगी। यानी आपने देखा होगा प्रत्येक रेलवे स्टेशन में आप देख सकते हो कि बाल श्रम आप नहीं करवा सकते, ठीक है, चाइल्ड को लेबर नहीं बना सकते। दूसरी बात करें बंदरगाह यानी कि बात करें भाई पोर्ट की, ठीक है ना, किसकी बात करें, पोर्ट, ठीक है। बंदरगाह प्राधिकरण में क्या है, साफ साफ उन्होंने क्या लिख रखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप काम नहीं करा सकते, 14 वर्ष से ज्यादा आयु के बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं ले सकते। यह प्रदर्शित यानी विज्ञापन के तौर पर ये लोग बताते रहते हैं, आपने कई जगह लिखे भी होंगे, ठीक है ना, देखे होंगे आपने। चलो नेक्स्ट है, सूचना स्थानीय भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। जो सूचना ये दी जाएगी इनके रेलवे स्टेशन बंदरगाह के द्वारा, ये कैसी होनी चाहिए, या तो स्थानीय भाषा में, या तो वहां की लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, या तो फिर अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए, जैसे कि दोनों लोगों को पढ़ने में क्या हो जाए मेरे भाई, आसानी हो जाए, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। बात क्या है, सूचना स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए जिसकी ओर सबका ध्यान आकर्षित होना चाहिए। अब देखो सीधी सी बात है, जो सूचना उन्होंने दी है उसमें कुछ ऐसा यूनिक बना दिया, जैसे कि चाइल्ड लेबर एक्ट में बच्चा काम कर रहा है, जैसे कि बच्चा काम कर रहा है, ठीक है ना, और ऐसे करके उसे ऐसे काट दिया, ठीक ना, काट देते तो मतलब क्या है कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो, वहां पे एकदम ना दिखे कि हाँ यार ये चीज नहीं है, तो वो चीज भी प्रदर्शित होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमने इतना छोटा सा बना दिया और कोने में चिपका दिया, अब कोई निकल रही सवारी तो आंख ऐसे करके तो नहीं देखेगी जाके ना, सीधी सी बात है, प्रदर्शित होना चाहिए, यानी कि एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए, दिखने में दूर से लगे कि इंसान को बार बार ध्यान रहे, समझ में आया ना। चलो अब क्या है, उम्र प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं। उम्र प्रमाण पत्र क्या कहता है, एज सर्टिफिकेट क्या कहता है, जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में उम्र चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आस्थीकरण परीक्षा अथवा उम्र को जांचने वाली किसी भी अन्य परीक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। यह परीक्षा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी उपयुक्त प्राधिकारी के आदेश पर आयोजित की जाएगी। आदेश जारी होने पर 15 दिनों के भीतर परीक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। देखो अब इसमें बात कर रहा है एज सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, तो एज, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट भैया, एक मिनट जी, ठीक ठीक ठीक, क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद आपको कंफर्म करता हूँ। ओके ओके सर, ओके ओके सर, ओके ओके सर, अभी मैं बताता हूँ सर आपको, थोड़ी देर आप वेट करिए। अपने हिंदी वाले सर हैं, थोड़ा मतलब बिजी थे तो क्लास की कह रहे थे, हमने कहा भाई क्लास लेनी है बच्चों की, है ना। चलो अब बात क्या है, देखो जन्म प्रमाण उम्र प्रमाण पत्र की बात क्या कर रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में, ठीक है ना, उम्र चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आस्थीकरण, तो उसका सीधी सी बात ये है कि तुमने गांव साइड के बच्चे देखे होंगे, उनकी उम्र अपने हिसाब से लिखवा देते हैं वो लोग, समझ रहे हो ना, कि कैसे भी लिखवा दी, उन्होंने कहा बढ़वा दी। तो इसमें देखो एक नियम करा गया है कि जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में उम्र, ठीक है ना, जो सर्टिफिकेट होता है ना, बॉर्न सर्टिफिकेट, उसकी बात करें तो चिकित्सा प्राधिकारी जहां बच्चा पैदा हुआ है द्वारा आस्थीकरण परीक्षा या उम्र को जांचने वाली किसी अन्य परीक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। सीधी सी बात है कि मतलब एक वेरीफाइड होना चाहिए कि जहां बच्चा हुआ है, उन्होंने कब हुआ था, उसी सर्टिफिकेट के आधार पर उम्र सर्टिफिकेट बच्चों का बनना चाहिए, सीधी सी बात है। चलो बाल और किशोर श्रम पुनर्वास कोष, ये क्या है कि उपयुक्त सरकार एक या अधिक जिलों में एक कोष का गठन करेगी, यानी इस कोष का गठन क्या होगा, जो सरकार है वह एक से अधिक जिलों में करेगी। दूसरी बात क्या है कि जिसे बाल और किशोर श्रम पुनर्वास निधि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तो आप याद रखना क्या कहा जाएगा, बाल और किशोर श्रम पुनर्वास विधि कहा जाएगा, निधि सॉरी कहा जाएगा, जिसमें बालक या किशोर के नियोक्ता से जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी। जैसे कि ऐसे जो लोग काम कर रहे हैं, बच्चों से श्रम करा रहे हैं, तो उससे जो दंड होगा, तो दंड के बाद जो मतलब जुर्माना वगैरह होगा, तो वो राशि यहीं पे वसूल करी जाएगी, ठीक है ना, तथा उस राशि को एक से अधिक जिलों के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित पुनर्वास कोष में जमा कराया जाएगा। एक से अधिक जो मतलब उसका थोड़ा हेड होगा, वहां पे वो राशि जमा कर दी जाएगी। ठीक, बात क्या है, उपयुक्त सरकार प्रत्येक बच्चे किशोर के खाते में 15,000 रुपए की राशि जमा करेगी, जिसके लिए उपधारा 1 के तहत जुर्माना राशि जमा की गई है। ठीक है ना। अब देखो बात क्या है, सीधी सी बात देखो कि क्या कह रहा है, उपयुक्त सरकार प्रत्येक बच्चे किशोर के खाते में 15,000 रुपए, कितने रुपए देगी, तो 15,000 रुपए देगी। ठीक है ना, जिसके तहत उपधारा 1 के तहत जुर्माना राशि जमा की गई, जिसके तहत जो जुर्माना राशि जमा की गई उसमें 15,000 रुपए सरकार देगी। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, उपवर्गों 1 और 2 के तहत सरकार द्वारा कोष में जमा की गई राशि ऐसे बैंकों में जमा की जाएगी या अन्य ऐसे उचित तरीके से जमा की जाएगी जैसा कि सरकार उचित समझे। वह सरकार के ऊपर सरकार किस वाले बैंक में जमा करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जमा की गई या निवेश की गई राशि जैसा कि मामला उपधारा 3 के तहत हो सकता है और उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान उस बच्चे या किशोर को
दिया जाए, किशोर को किया जाएगा जिसके पक्ष में ऐसी राशि जमा होगी, यानी उसका जो ब्याज वगैरह होगा वो उसी के पक्ष में जाएगा। वो तो सीधी सी बात, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। स्पष्टीकरण क्या है? उपयुक्त सरकार के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज्यपाल को शामिल करेगी। ठीक है ना। अब जो इसका स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण में साफ साफ उन्होंने बता दिया है कि जो उपयुक्त सरकार है वो उद्देश्यों के लिए, किसके लिए? उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज्यपाल को इसमें शामिल करेगी। ठीक है, क्या करेगी? उपराज्यपाल को क्या करेगी? अगर जैसे कि आप दिमाग रखो, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज्यपाल को इसमें अधिनियम में शामिल करेगी। ठीक है ना मेरे भाई। चलो नेक्स्ट, श्रम अधिकारी की भूमिका क्या है? तो अब देख लो फटाफट से श्रम अधिकारी की क्या भूमिका है। बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 के प्रावधानों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निरीक्षक नियुक्त किया जाएगा। क्या नियुक्त किया जाएगा? इनके सबके लिए एक निरीक्षक नियुक्त किया जाएगा तथा कोई भी नियुक्त निरीक्षक भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। जो नियुक्त किया जाएगा वो क्या समझा जाएगा मेरे भाई? लोक सेवक उसको समझा जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार को समय समय पर उन स्थानों का निरीक्षण करना होगा जहां बच्चों का रोजगार में तथा किशोरों का खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन निषिद्ध है, और समय समय के अंतराल पर निरीक्षण करना होगा उन स्थानों पर कानूनों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट क्या देखेगी? जहां पर फैक्ट्री एरिया है, जहां पर बहुत सारी फैक्ट्री है, तो वहां एक बार देखना पड़ता है ना। सीधी सी बात है कि फैक्ट्री में बच्चे काम करवा रहे हैं, बहुत से लोग काम करवाते हैं बच्चों से, पता नहीं चलता है, तो ये चीजें क्या है ना, एक बार देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो समय समय पर इनका निरीक्षण करते रहना चाहिए, कंपनियों में रेड मारते रहना चाहिए कि कोई लेबर तो, बच्चा चाइल्ड लेबर तो काम नहीं कर रही है। ठीक है ना, उनके आधार कार्ड वगैरह चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निरीक्षक या नोडल अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में यह कोष है उनकी देखरेख में सुनिश्चित किया जाएगा कि राष्ट्रीयकृत बैंक में इस बच्चे या किशोर का खाता खोला जाए और उस बैंक को सूचित किया जाए जिसमें फंड की राशि जमा है। ठीक है ना, तो देखो इसमें जो फंड आएगा उसकी राशि जमा करी जाएगी। बात क्या है कि उसकी देखरेख में, किसकी देखरेख की बात कर रहा है? तो जो नोडल ऑफिसर है उसकी देखरेख में, ठीक है, जिसके जो क्षेत्राधिकार में पड़ता है यह काम उनका है, वो लोग देखेंगे कि राशि पहुंची है कि नहीं पहुंची है। ठीक, नेक्स्ट है, सरकार उन बच्चों या किशोरों के बैंक खातों में 15,000 रुपए की जमा करेगी जिनके लिए यह राशि जमा की गई है। हमने आपको बता दिया है। सरकार द्वारा कोष में जमा की गई राशि ऐसे बैंकों में जमा की जानी चाहिए, ऐसे उपयुक्त साधनों के माध्यम से जमा की जाएगी जैसा कि सरकार उचित समझे, वह सरकार के ऊपर है। नेक्स्ट है कि जमा की गई राशि या निवेश या उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान बच्चे या किशोर को तब तक किया जाएगा जब तक वह 18 साल का हो जाएगा। सीधी सी बात, इसके बारे में समझिए क्या कह रहा है। तो जमा की गई राशि या निवेश राशि है, उस पर जो अर्जित जो ब्याज आएगा उसका भुगतान बच्चे किशोर को तब दिया जाएगा जब वह 18 साल का हो जाएगा। यह कब दिया जाएगा? जब 18 साल का हो जाएगा। 14 साल के नीचे वाले बच्चों को ऐसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंस्पेक्टर संबंधित बच्चे या किशोर के विवरण के साथ हस्तांतरित की गई राशि एक रिपोर्ट तैयार करेगा जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त होगा तथा रिपोर्ट की एक प्रति जानकारी हेतु केंद्र सरकार को सालाना भेजी जाएगी। इसके अंतर्गत जो काम होगा, ठीक है, बैंक संबंधी काम होगा, इसकी जो प्रति है, जो प्रतियां है, केंद्र सरकार को सालाना यानी साल में एक बार भेज दी जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, जिला अधिकारी की इसमें क्या भूमिका है? देखो बात क्या है, इसको सिर्फ सुनते जाओ, उसमें कुछ खास इतना पूछा नहीं जाता है, बस थोड़ा सा धाराएं आप याद कर लेना, तो वो हम आपको मॉक टेस्ट में करा देंगे, उससे ज्यादा मेरे भाई नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब क्या जिला अधिकारी की भूमिका क्या है? तो जिला अधिकारी प्रावधानों को लागू करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के प्रावधानों को ठीक से पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। जिला अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकता है जो उसकी उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सके जिससे वह अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, अब देखो जिला अधिकारी का सीधा सीधा काम है, इतना ही दिखाए ना कि वो अगर जिलाधिकारी देखेगा कि जो प्रावधानों को लागू करेगा, सुनिश्चित करेगा इस अधिनियम के प्रावधानों को ठीक से पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये जो अधिनियम है इसका सही से पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये काम कौन करेगा? जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है ना, चलो अब आ जाते हैं, जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि जिले के सभी नियोक्ताओं का एक लिखित नोटिस कार्यस्थल के ब्यौरे के बारे में निरीक्षकों को भेजा जाएगा जहां किशोरों को काम करने की अनुमति दी जाती है। इनके जो नोटिस है जहां पे अनुमति दी जाती है वहां के क्या है ना, नोटिस है वो डेली मतलब सॉरी डेली नहीं, मतलब वो उनको क्या है, लिखित में भेजना पड़ेगा। किसको भेजना पड़ेगा? जिलाधिकारी को भेजना पड़ेगा। ठीक है, कि जिले के सभी नियोक्ताओं द्वारा, वहां जो नियोक्ता नियुक्त होंगे वह क्या है, एक लिखित नोटिस कार्यस्थल के ब्यौरे के बारे में जो ब्यौरा लिया जाएगा, ठीक है, वह किसको भेजा जाएगा? तो सीधी सी बात, जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। चलो
नेक्स्ट है नियोक्ताओं की भूमिका के लिए नियम क्या है, इसमें जो नियोक्ता है उनकी भूमिका के लिए क्या नियम है। प्रत्येक नियोक्ता जिसने किसी भी किशोर को नियोजित किया है वो किशोर को नियोजित करने के 30 दिनों के भीतर निरीक्षक को एक लिखित सूचना प्रदान करनी चाहिए कि किन स्थानीय सीमाओं के भीतर उनका संस्थान स्थित है तथा निम्न जानकारी प्रदान की जाएगी। देखो जो 14 वर्ष से ऊपर उनके बच्चे जो किशोर एज के हैं, तो जैसे जो लोग हायर कर रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं, तो वो 30 दिनों के अंदर बच्चों का जब भर्ती कर लेंगे तो जिलाधिकारी के पास भेजेंगे लिखित में कि हमने ये बच्चे भर्ती करे हुए हैं, जैसे कि कभी वो लोग जाएं तो जाके देख सके कि हाँ ये बच्चे 14 वर्ष से कम के नहीं 14 वर्ष से ऊपर के हैं और ये बच्चे किशोर हैं। ठीक है, बस इतना ही। नेक्स्ट है नाम और प्रतिष्ठान की स्थिति और प्रतिष्ठान के वास्तविक प्रबंधक का नाम क्या है। देखो बात क्या है, कौन सी संस्था है, उसकी स्थिति क्या है, ठीक है, क्या काम करती है, उसका वास्तविक प्रबंधक का नाम क्या है, उस स्थान का पता उसको भेजना पड़ेगा जो भर्ती करेगा। ठीक है ना, यानी कि जो वहां का ओनर होगा, सीधी सी बात है, जो बच्चों को हायर करेगा उसके लिए, और संस्थान में स्थापित व्यवसाय और प्रक्रिया की प्रकृति भी जानेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है प्रत्येक नियोक्ता अपने स्थानापन्न में काम करने के लिए नियोजित किशोर के संबंध में एक रजिस्टर रखेगा जो काम के घंटों के दौरान सब समयों या किसी ऐसे स्थान पत्रों का काम कर रहा हो तब उसी समय पर निरीक्षण द्वारा निरीक्षक के लिए उपलब्ध होगा जिसमें निम्नलिखित तथ्य दर्शित होंगे। सीधी सी बात है, इसमें देखो क्या है कि एक वो मतलब रजिस्टर मेंटेन करेगा नियोक्ता, यानी कि जो बच्चों की नियुक्ति करता है वो सीधी सी बात है वो क्या करेगा, वो ये जांचेगा कि बच्चे कितने घंटे काम कर रहे हैं, जांचेगा नहीं सॉरी लिखेगा डेली डेली कितने बच्चे घंटे ना काम किया हुआ है। जैसे कि किसी दिन चेकिंग आए तो पता चल सके यहाँ 6 घंटे से ज्यादा ये लोग काम नहीं करा रहे हैं, पता चले 6 घंटे से ज्यादा ओवर टाइम भी करा रहे हैं, तो ऐसा उनको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या क्या होना चाहिए, किशोर जिसे काम के लिए नियोजित किया गया है, काम के लिए अनुमति प्रदान की गई है, नाम और उसकी जन्म तिथि, ठीक है, उस रजिस्टर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है, काम के लिए क्या काम है, किस काम की अनुमति दी गई है, उसका नाम और उसकी जन्म तिथि उसमें नोट होनी चाहिए। ऐसे किसी किशोर के काम करने के घंटे और समय की अवधि तथा विश्राम के अंतराल जिस पर उसका अधिकार है, ठीक है, यानी सारी चीजें मेंटेन होनी चाहिए, कितने बजे आए, कितने बजे गया, कितने घंटे काम किया, लंच उसका कब किया गया, ये सारी चीजें मेंटेन होनी चाहिए। ऐसे किसी भी किशोर के काम करने की प्रकृति और ऐसे अन्य विशेषताएं जो विहित की जाएं और उसके अनुसार जो भी विशेषताएं होंगी वो उसको नियोक्ता को रजिस्टर में लिखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है एक नोटिस जिसमें काम कर रहे किशोरों के लिए छुट्टी का दिन निर्दिष्ट होगा, स्थान पन्न में स्पष्ट दिखाई देने वाली जगह पर स्थायी रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। जो काम कर रहे किशोर के छुट्टी के दिन को निर्दिष्ट करे, यह किसी भी नियोक्ता द्वारा 3 महीने में एक बार से ज्यादा परिवर्तित नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात है, इसमें उसने साफ साफ कह दिया कि एक नोटिस रहेगा जिसमें काम कर रहे किशोरों की छुट्टी का दिन निर्दिष्ट होगा कि जो किशोर काम करते हैं उनकी छुट्टी का दिन क्या है ये उसमें मेंशन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कह दी कि किसी भी नियोक्ता द्वारा 3 महीने में एक बार से ज्यादा परिवर्तित नहीं किया जाएगा। जो आपने एक बार बना दिया है शेड्यूल, वो 3 महीने की बात कर रहा है। कितने की बात कर रहा है, साफ साफ लिख रहा है 3 महीने में एक बार से ज्यादा परिवर्तित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि डेली डेली परिवर्तित करते रहो, चेकिंग आए तो आप बोलो नहीं ओवर टाइम नहीं कर रहा है बच्चा, बच्चे का टाइमिंग इतनी थी और आज टाइमिंग इतनी है, कल टाइमिंग इतनी है, तो एक बार आपको फिक्स रखनी पड़ेगी। ठीक, चलो शिकायत किससे और कहां करें, तो विशेष किशोर पुलिस यूनिट के सदस्य जो प्रत्येक थाने पर नियुक्त होता है। हर थाने में एक कौन होता है, तो विशेष किशोर यानी पुलिस यूनिट होता है, उससे आप शिकायत कर सकते हैं अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है। नेक्स्ट है विभिन्न बाल कल्याण संगठन सरकारी और गैर सरकारी बाल गृह में आप संपर्क कर सकते हैं, वहां पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में आप जाके क्या कर सकते हैं, इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है ना। बाल मजदूरी मामला के बारे में देख लेते हैं, तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा MC मेहता बनाम तमिलनाडु सिविल रिट याचिका में बाल श्रम उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए थे। क्या निर्देश जारी किए हुए थे, सीधी सी बात है, काम करने वाले बच्चों की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया जाए। काम करने वाले बच्चों की पहचान, उनका पूरा मतलब सर्वेक्षण का मतलब ये है कि उनका डाटा होना चाहिए, उनके घर का पता होना चाहिए, कहां से आते कहां नहीं आते, उनका बैकग्राउंड क्या है, सारी चीजें होनी चाहिए। खतरनाक उद्योग में काम कर रहे बच्चों की वापसी हो, जो खतरनाक उद्योग में काम कर रहे हैं बच्चों क्या कर दिया, वापसी कर दी जाए। उन्हें उचित शिक्षा संस्थान में शिक्षित किया जाए, यानी कि उनको वहां से निकाल के एक अच्छे से शिक्षा संस्थान में डाला जाए कि बेटा तुम पढ़ाई करो, तुम ये सब ना करो। ठीक है। नेक्स्ट है बाल कल्याण समिति की स्थापना हो जिसमें प्रति बच्चे के हिसाब से नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाए। सीधी सी बात है कि बाल कल्याण समिति की क्या हो, स्थापना हो, और दूसरी बात जिसमें प्रति बच्चे के हिसाब से नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाए कि बच्चों ने कितने घंटे काम किया, उनकी पेमेंट क्या बनती है। नेक्स्ट है बच्चों के परिवार के वयस्क सदस्य को रोजगार दिया जाए। जो बच्चा ऐसे काम कर रहा है उनके परिवार में जो बड़ा सदस्य है उनको रोजगार देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बच्चों के परिवार को वित्तीय सहायता देनी चाहिए। सीधी सी बात है, कुछ राशि बच्चों के परिवार को दी जानी चाहिए। और गैर खतरनाक व्यवसायों में बच्चों से काम नहीं किया जाए, यानी जो गैर खतरनाक काम है उनमें क्या है ना कि बच्चों से काम ना लिया जाए। जैसे कि आ जाता है कि मौत के कुआं में गाड़ी चलाना, ठीक है, बहुत सारे देखे आपने मेले वगैरह में कुछ बच्चे भी ऐसा करते हैं, तो हम लोग बड़े मजा लेते हैं, लोग आते हैं ना तालियां ठोकते हैं, लेकिन ये करना क्या है, गैर कानूनी है। ठीक।
चलो नेक्स्ट क्या है, बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारतीय संघ सिविल याचिका के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत में सर्कस में 14 वर्ष से कम उम्र के बाल कलाकारों का उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था। सीधी सी बात है, तो बचपन हटाओ आंदोलन बनाम जो भारत संघ सिविल याचिका के मामले में किसको, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत में जो सर्कस में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कर रहे थे उनको प्रतिबंध कर दिया है। इस मामले में 2004 में उत्तर प्रदेश में एक सर्कस से लड़कियों को बचाया गया था। एक 2004 में एक मामला था, उसमें सर्कस में क्या बच्चियां काम करती थी, उनको क्या करा, बचाया गया था। कि सीधी सी बात है, जब लड़कियों का बयान लिया गया तो उन्होंने वहां की भयानक कहानियां सुनाई जहां पे काम करती थी, तो उत्तर प्रदेश का मामला था, ठीक है ना। तो जब उनको ऐसा सब रोका गया, पूछताछ करा गया, तो उन्होंने पूरा बताया कि हमको किस तरीके से काम लिया जाता है, क्योंकि आपको भी पता है बच्चा काम मजबूरी में करता है, कोई भी बच्चा नहीं चाहता, सब अपना बचपन अच्छे से जीना चाहते हैं। ठीक, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बाल कलाकार सर्कस में काम नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, हम आपको बता चुके हैं। और नेक्स्ट क्या है, सर्कस में काम कर रहे अवश्य बच्चों को दिन में 5 बार प्रदर्शन के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जो सर्कस में काम कर रहे अवश्य कुछ बच्चे हैं, किशोरावस्था में हैं, उनको दिन में 5 बार प्रदर्शन के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप दिन में 5 से 6 बार आप प्रदर्शन करो। ठीक है, उनकी एक समय क्षमता होगी, इतने ही तक करना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, चलो यहीं तक था भाई। हाँ बहुत बढ़िया, यहीं तक था। ठीक है, तो आज की क्लास थी, तो आज हमने चाइल्ड जो लेबर एक्ट की बात हम कर रहे थे। ठीक है, आप एक बार देख लो सही से, एक बार आप लोगों को दिखा और देते हैं। इसकी पीडीएफ आपको भी प्रोवाइड करा देंगे हैं। जो बालक और कुमार श्रम की बात करें थे, प्रतिषेध अधिनियम जो 1986 वाला था, वो अपना जो सिलेबस में था वो आज का हमने कंप्लीट कर लिया है। ये बढ़िया तरीके से आप 1 से 2 बार वीडियो सुनना, आपको मजा आ जाएगा। सिर्फ धारा इसमें से नोट कर लेना, ज्यादा कुछ नोट नहीं करना है, और तब भी नोट ना कर पाओ तो बता देना, फिर हम रिटर्न में कर देंगे। ठीक है ना, वैसे अक्सर हम रिटर्न में करते हैं, बहुत कम मतलब ऐसा उपयोग करते हैं। बाकी हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया इस क्लास में। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, और जैसा भी हो कमेंट करके आप बताते रहो। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।